नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इस नावल की 26वीं किस्त, जी हाँ 26वीं किस्त। सुनिए, इस चैप्टर का उन्वान है नासिरा नजमुस्सहर कादरी। नासिरा नजमुस्सहर कादरी। रविश पर से गुजरती एक उदास सूरत लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलकर तालाब की मुंडेर पर बैठ गई। आदाब मामू जान, उसने रेहान को सलाम किया। जीती रहो। आदाब दीपाली माशी, जीती रहो। आओ यहाँ बैठो। दीपाली ने तख्त की तरफ उसे बुलाया। रेहान ने ज़रा रुखाई से दीपाली को मुखातिब किया। ये मेरी बहन राबिया की बेटी हैं, मिस नासिरा कादरी। तुमसे इनका जिक्र कर चुका हूँ। मामू जान, पूरा नाम बताइए। जहाँ आरा खाला मरहुमा ने मेरा नाम नासिरा नजमुस्सहर रखा था और मैं दीपाली माशी से मिल चुकी हूँ जब ये पिछली बार यहाँ आई थी सन 64 में। अकमल की शादी, अकमल की उसकी आवाज़ डूब गई। मुझे खूब याद है। कैसी हो नासिरा? दीपाली ने बुझे हुए लहजे में पूछा। आज मुझे मालूम हुआ कि आप वेस्ट इंडीज़ से आई हुई हैं, सोचा मिल आऊं। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी। आखिर क्या करती हो? पहले जंग आज़ादी में लड़ रही थी, अब एक गर्ल्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, उसी कॉलेज में जहाँ आपने और जहाँ आरा खाला ने पढ़ा था। तुम जंग आज़ादी में लड़ी? दीपाली ने गोया खुद एक स्टेटमेंट दिया। जी हाँ, जब आप पिछली मर्तबा यहाँ आई थी सन 64 में, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ऑफिसर अकमल मुर्शिदजादा की शादी में शिरकत के लिए इसी तख्त पर इसी तरह एक शाम मैंने आपसे कहा था, गो हम मगरबी पाकिस्तान की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ हैं, मगर हम कट्टर पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कट मरेंगे। वो तलखी से हंसी। नासिरा, तुम्हारी राबिया कैसी, तुम्हारी वालिदा राबिया कैसी हैं? दीपाली ने थकी हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। मेरे वालिदैन बखैरियत हैं, मेरे मामू जान भी, जैसा कि आप मुलाहिज़ा कर सकती हैं, बखैर व आफ़ियत हैं। उसने रेहान पर एक तहक़ीर आमेज़ नज़र डाली। ये लड़की रेहान से किस हद तक मुतनफ़्फ़र है, और वो खामोश बैठा रहा। शायद वो इस मुँहफट, मुँहज़ोर, तल्ख़ मिजाज, बदज़बान नई पीढ़ी से हार मान चुका था, इनसे खायफ था, या उसका ज़मीर मुजरिम था। दीपाली को वो वक्त बड़ा ही वहशत अंगेज़ मालूम हुआ। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। सियासी गुफ्तगू को टालकर वो कुछ देर तक नासिरा से इधर उधर की बातें करती रही। स्कूटर की गड़गड़ाहट। फुरकान ने स्कूटर लाकर सिंहासन के बिल्कुल करीब रोक दिया। क्या अड्डा हो रहा है? उसने खुशदिली से पूछा। हाँ, तुम्हारी कसर थी, आओ, नासिरा बोली। फुरकान, दीपाली ने पहली बार गौर से देखा।
अपने अंदाज और चाल ढाल में बाप से बहुत मुख्तलिफ था। ये पहले भूखी पीढ़ी के हमदर्द शायर थे, अब पेट भरी पीढ़ी के लीडर बनने वाले हैं। नासरा ने कहा। फुरकान ने स्कूटर पर बैठे बैठे अपने हाथ ऊपर उठाए। शांति शांति, उसने हंसकर कहा। शट अप बोगस फोनी पेसिफिस्ट, नासिरा ने तल्खी से जवाब दिया। माफ़ कीजिएगा दीपाली दी, हम लोग एक बहुत बड़ी आग और तूफान से होकर गुजरे हैं, जिसके मुकाबले में आप लोगों की बरतानिया के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और तक़सीम हिंद की खूरेज़ी एक पिकनिक थी। शायद ये हमारी खुशफहमी थी। दीपाली ने इससे कहा। हम समझते थे नज़रुल इस्लाम के विरुद्ध वही हम ही लोग थे। हमने बड़ी तबाही देखी। पैसिफिस्ट के भेष में क्या लोग खुद से समझौते नहीं करते? अमन पसंद का ज़मीर क्या कहता है? नासरा ने पूछा। इंतखाब क्या होना चाहिए, अमन परस्ती या फ़िलिस्तीनी मुजाहिद? अमन या आपके नक्सलाइट? ये एक बुनियादी सवाल है। तुम शायद अब भी हथियार नहीं डालना चाहती। तुम शायद टाइगर सिद्दीकी को आइडियलाइज कर रही हो। तुम मुसलसल पहम इनकलाब की बात करती हो। नासरा आपा, तुम बहुत मिक्सड अप हो, फुरकान ने इत्मीनान से कहा। ये एक बुनियादी सवाल है फुरकान अहमद, नासरा चमक कर बोली। किसी दूसरे को मिक्सड अप कहना ओछा हथियार है। दीपाली मासी, ये सारा ख़ानदान, उसने अर्जुवन मंजिल की तरफ इशारा किया, और हज़ारों लाखों मारे गए। मैंने मुल्ला के मज़हब का रोल देखा। मैंने बंगाली पंजाबी की नफ़रत और बंगाली बिहारी की नफ़रत का सामना किया। सियासी लीडर का रोल देखा। फुरकान अहमद, जिस वक्त हम यहाँ मशीन गनों का मुकाबला कर रहे थे, तुम अपने बाप के पैसे की बदौलत लंदन में मसरूफ़ ऐश थे। वो रेहान को इस तरह नज़रअंदाज कर रही थी जैसे वो उस जगह मौजूद ही ना हो। चंद मिनट बाद वो उठकर नज़दीक रविश पर चलने लगी। दीपाली ने ज़रा बेआरामी से पहलू बदला। दीवानी माला, जो इस दौरान कोठी के अंदर जा चुकी थी, दोबारा कठपुतली की तरह सर हिलाती आकर सिंहासन के करीब तालाब की एक सीढ़ी पर बैठ गई और फटी फटी खाली खाली नज़रों से उन तीनों को देखने लगी। अब नासिरा फुरकान से कह रही थी, ह्यूमनिज्म और क्यूटिज्म और अमन परस्ती बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, लेकिन तुम्हारे विलियम पिन और सेपियर और जेमी बेंथम आज तक एक बंदूक की गोली न रोक पाए। गांधी ने जर्मन यहूदियों से कहा था हिटलर के मुकाबले में अहिंसा इस्तेमाल करें। हा हा हा। जब यहाँ ढाका के घिरा हुआ था, उस वक्त मैं विलियम जेम्स और बर्टन रसल की दुहाई देती, और तुम्हारे जॉर्ज फॉक्स की, और तुम्हारे टॉल्स्टॉय की। एमर्सन जानती हो नासरा आपा? एमर्सन ने कहा है, जंग में दिलचस्पी एक कच्चे और एमेच्योर जहन की अलामत है। एक आदमी के कत्ल की सज़ा फांसी है।
मगर हज़ारों लाखों कत्ल कर दिए जाते हैं। उनके कातिल कौमी हीरो और जाबाज सिपाही और मादर वतन के सपूत कहलाते हैं। और फिर एक इज्तिमाई कत्ल को नाजायज़ करार देने के लिए एक और इज्तिमाई कत्ल किया जाता है। हम बंगालियों को एक कमज़ोर रोमांटिक शेर परस्त बोधी कौम समझा जाता है, मगर टीटो मेर से लेकर टेररिस्ट मूवमेंट तक और जब से मुक्ति बाहिनी और नक्सलाइट तहरीक तक सबसे ज़्यादा तशद्दुद यहीं हुआ है, फुरकान ने कहा। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ। नासरा ने जोश से बात की। आइंस्टाइन बड़े अमन परस्त थे। क्या अगर वो इस वक्त जिंदा होते तो इजरायली एक्सपांशनिज्म के मुवाफ़क़त न करते? ज़रूर करते। मग़रिब के जितने यहूदी जितने ज़्यादा आलिम फाजिल और ह्यूमनिस्ट हैं, उतने ही ज़्यादा वो फ़िलिस्तीनियों के मुखालिफ हैं। मग़रिब में थोड़े से यहूदी इंटेलेक्चुअल इत्तेदाल पसंद भी हैं। दीपाली ने पहली बार बहस में हिस्सा लिया। वो एक मुद्दत बाद इस मानूस खालिस बंगाली अड्डे में शरीक थी, मगर इस ज़बरदस्त जनरेशन गैप का भी उसे शदीद एहसास था जो उस वक्त उसके और उन दोनों के दरमियान हायल था। वो उनसे बहस करते हुए ज़रा झिझकती थी, गालिबन आउट ऑफ डेट हो चुकी थी। माजी के अड्डों का पुराना साथी रेहान अपने ख़यालात में खोया दूर रविश पर टहलने में मसरूफ़ था, और वो भी अब उसका साथी ना रहा था। हर जहनी रवैया क्लास की पैदावार है। अमन परस्ती से भी चंद तबकों का फ़ायदा होगा। आप पहले फैक्ट्री ओनर बन जाइए और फिर अमन का प्रचार कीजिए। नासिरा ने अपने मामू और मामूजाद भाई पर खुली चोट की। फुरकान खुशदिली से हंसता रहा। और अब शायद तुम मजहबी भी होते जा रहे हो, नासिरा ने कहा। मजहब में अमन की असल रूह है, फुरकान ने संजीदगी से जवाब दिया। यकीनन दीपाली आंटी, आपको कुछ अंदाज़ा है CIA ने स्वामियों के ज़रिए कितना बड़ा जाल आधी दुनिया में फैला दिया है? नासिरा आपा, डोंट बी डाफ्ट, फुरकान ने बरतानवी लहजे में कहा। किसी को छींक आई और तुमने कहा यह CIA की कारस्तानी है, और वो कितने कामयाब हैं? नासिरा कहती रही। वो एक मोटा मस्खरा बाल योगी जो अमेरिका में है, एक मशहूर वेस्टर्न नौजवान इनकलाबी, न्यू लेफ्ट का लीडर, उसका चेला बन गया। क्या नाम उसका नाम मैं भूल रही हूँ। और चेला बनने के बाद उसने प्रेस को बयान दिया, द रेवोल्यूशन इज़ ओवर बेबी। नासिरा आपा, बात यह है कि अब यसू भी मेरा हीरो है और हुसैन भी। हुसैन की नस्ल के 8 क्विटेस्ट इमाम वो दरअसल क्विटिस्ट थे और चिश्ती सूफिया। अफीम का तुम पर पूरी तरह असर हो चुका है, नासिरा ने बड़े दुख से कहा। मज़हब की अमन परस्ती मगरिब में दोनों तरफ की फ़ौजों के साथ फ़ौजी पादरी जाते हैं, एक ही खुदा से फ़तेह की दुआ मांगते हैं, जो दोनों तरफ के मरने वालों के लिए एक ही खुदा और उसके बेटे से जन्नत तलब करते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंगों में एक तरफ के जवान
दुर्गा की तस्वीरें साथ ले जाते हैं, सत श्री अकाल के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ नारे तकबीर और नारे हैदरी, और यहाँ तो सन 71 में दोनों तरफ इस्लामी इस्लाम था। नासरा चुप हो गई। पलाश के नीचे गिलहरियां दौड़ रही थीं। सामने तालाब में सुर्ख कवल खिले थे। दीपाली को ख्याल आया, अल्बर्ट काम्यू ने कहा था, इंसान के मुसलसल पहम सवालात और कायनात की मुकम्मल खामोशी। नासरा फिर गरज कर बोली, कभी चर्च ऑफ इंग्लैंड ने या यूरोप और अमेरिका के कौमी कलीसियाओं ने इन जारहाना लड़ाइयों को डिनाउंस किया जो उनके लोगों ने सारी दुनिया में लड़ी? पिछली जंग में यूरोप ने नाज़ियों, फिस्ताइयों को डिनाउंस किया, और यहाँ तो हमारा ये पूरा देश ही मौलवियों का देश है। पाकिस्तान के उलमा ने उस जंग को डिनाउंस किया। दोनों तरफ एक से एक बड़े मौलाना मौजूद थे। यास्मीन खाला मरहुमा की मिसाल पेश करूं? क्या मिसाल? फुरकान ने अब ज़रा ध्यान से पूछा। यास्मीन खाला शायद तुम्हारी पैदाइश से भी पहले विलायत चली गई थी। सगन बगीचे के मौलाना मजीदुल्लाह की बेटी। पहले उन्होंने रक्स अपना करियर बनाया, फिर उन्होंने विलायत में एक अंग्रेज़ फैशन डिज़ाइनर से शादी कर ली। मौलाना मजीदुल्लाह ने उनको आग कर दिया। हुक्म सादिर किया कि कभी उनको अपनी शक्ल ना दिखाएं। यास्मीन खाला के अपने लाशऊर में मौलवियत रची हुई थी। उनको मालूम था कि अंग्रेज़ फैशन डिज़ाइनर जेरल्ड एड्रियन बेलमोंट से उनका निकाह कतई बोगस था। एक फार्स, एक पाकिस्तानी नकली मौलवी साहब जो दरअसल एक दोस्त थे, और गवाह लोग सब नशे में आउट। तो इस एहसास जुर्म ने यास्मीन खाला को सताना शुरू किया। फिर अपनी लड़की को अपनी इजाज़त से मजबूरन उन्होंने ईसाई बनवा दिया। फिर वो लड़की न्यूड मॉडल बन गई। यास्मीन खाला को इन एहसास जुर्म ने मार डाला। उनका ज़मीर उनको खा गया। ठीक, मुझको ये सब इस तरह मालूम है कि जब उनको दूसरी बार वेस्ट जर्मनी में हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने अम्मी को बड़ा अंदोहनाक खत लिखा था, मुफस्सिल, और आखिर में लिखा था कि राबिया आपा, अगर मैं परदेश में मर जाऊं, यहाँ ना जाने मेरी लाश का क्या हश्र हो। मेरी मौत की इत्तला पर ढाके की किसी मस्जिद में मेरी गायबाना नमाज जनाजा अदा करवा दीजिएगा। अच्छा, तो मौलवियों ने यास्मीन खाला को माफ़ न किया, लेकिन जब यहाँ की हज़ारा लड़कियाँ रेप हुईं, सैकड़ों को मजबूरन तवाइफ बनना पड़ा, तो आलम इस्लाम के किसी मौलवी ने कुछ कहा? नासरा चुप हो गई। उसका चेहरा तमतमा रहा था। ये लड़की असल बागी है, विद्रोही। हम लोग शायद इस हद तक बागी नहीं थे। दीपाली ने सोचा, विद्रोही? आपको मालूम है दीपाली मासी, लोगों को किस तरह मारा गया? उनको अस्पताल ले जाते थे, वहां कुर्सी से बांधकर उनके जिस्म का सारा खून निकाल दिया जाता था। दफतन वो ज़ारो कतार रोने लगी। एंड विमेन मस्ट वीप, एंड विमेन मस्ट वीप, दीपाली ने दिल में दोहराया और खुद अपने आंसू पोंछे। तो फिर क्या मैं ना मारती? मैंने भी कोमिला में अपने पिस्तौल से एक पंजाबी फौजी सिपाही को गोली मार दी, और उसका जाकुनी का कर्ब, उसका तड़पना
और उसका मरता हुआ चेहरा मुझे बराबर ख्वाब में दिखाई देता है। वो रोती रही। क्या करे, इंसान कहाँ जाए, किस तरफ जाए? उसने आंसू खुश्क करते हुए पूछा। नासिरा आपा, फुरकान ने आहिस्ता से कहा, मैंने लंदन में एक बहुत पुरानी बरतानवी फिल्म देखी थी, लर्जा खेज एंटी वॉर फिल्म, पाथ्स ऑफ ग्लोरी। पहली जंग अजीम के मुतालिक उस जंग के ज़माने का एक गीत लिली मार्लिन दोनों तरफ मकबूल था। तो दीपाली आंटी, इत्तेहादी सिपाही एक जर्मन लड़की को पकड़ लाते हैं और उससे लिली मार्लिन गवाते हैं और वो गाते गाते रोने लगती है और सिपाही खुद भी जज्बाती हो जाते हैं। और फिर एक शायद नौउम्र बरतानवी सिपाही है जो बहुत खौफजदा है और वो मोर्चा छोड़कर भाग जाता है और उसे पकड़कर वापस लाते हैं। भगोड़े की सज़ा मौत है। वो बीमार पड़ता है, उसे फील्ड अस्पताल में दाखिल करते हैं, उसका इलाज करते हैं। जब वो ज़रा बेहतर होता है उसे स्ट्रेचर पर डालकर मैदान में लाते हैं। स्ट्रेचर समेत नौजवान को एक खंबे से बांध देते हैं और फिर फौजी कानून के मुताबिक उसे गोली मार देते हैं। रेहान वापस आ चुके थे और गुलाबे ख़ास के नीचे खड़े ये किस्सा सुन रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, शायद मैं भी भगोड़ा हूँ। नासिरा, तुम और दीपाली, तुम मेरे लिए जो सज़ा चाहो तजवीज़ कर लो। नासिरा ने सर उठाकर पहली बार ज़रा नरमी से अपने मुज़महिल मामू पर नज़र डाली और धीरे से कहा, लेकिन मामू जान, क्या रूसी अफवाज और यूरोप के अवामी महाज वालों की सरफरोशी के बग़ैर फिस्तायत को दोहराया जा सकता है? क्या दफ़ाई जंग भी जुर्म है? ये सिलसिले लामतनाही है। बाप के बजाय फुरकान ने जवाब दिया। अल्बert काम्यू ने जंग के फ़ौरन बाद लिखा था कि मैं किसी ऐसी सच्चाई को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसकी रूह से बिलवास्ता या बराह रास्त मुझे किसी की ज़िंदगी की कुर्बानी का मुतालबा करना पड़े, क्योंकि उस वक्त दूसरी जंग अजीम के फ़ौरन बाद दुनिया न्यूक्लियर अहद में दाखिल हो चुकी थी। ऊपर जहां आरा के बेडरूम की खिड़की खुली, तेज रोशनी का रास्ता सा तालाब तक बन गया। जोहरा ने दरीचे में से झांका, फिर उसने आवाज़ दी, अड्डा ख़त्म करो। क्लब से यास्मीन यादगार कमेटी वाले का फ़ोन आया है, वहाँ हम लोगों का डिनर पर इंतज़ार किया जा रहा है। आ आ आ तालाब की सीढ़ी पर बैठी गूंगी माला बर्राई। अगले चैप्टर का उन्वान है रिचर्ड बार्लो। डिनर की तवील मेज़ पर बहुत बढ़िया विलायती खाना सर्व किया जा रहा था। हॉल के एक कोने में फूलों से सजी यास्मीन बिलमोंट मरहूमा की तस्वीर रखी थी। शहर के अहम इंटेलेक्चुअल, अखबार नवीस, अदीब, चंद वज़रा और बाकी नई दौलतमंद बांग्लादेशी अपर क्लास के मर्द और औरतें छुरी कांटों से खाना खाते हुए मसरूफ़ गुफ्तगू थे। तारीख़ के असबाक से इंसान की नसीहत हासिल न करने का नाम तारीख़ है। बहरी उकाब मछलियों पर अब भी झपट्टा मार रहे हैं। खाने के बाद वो सब जाकर ऐवान नशिस्त में बैठ गए। रेहानुद्दीन अहमद
शार्क स्किन की सफ़ेद शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा, सलीम शाही जूते, सिल्वर ग्रे बाल पहले से ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहे थे और उस जगह जगमगाते मजमे में अब भी हीरो बने हुए थे, अहम, कामयाब, दौलतमंद। कल सुबह अर्जुमंद मंजिल में ब्रेकफास्ट की मेज़ पर वो साफ गोई से कह रहे थे, मेरी मरहुमा अम्मी की रूह खुश होगी जिनके साथ उनके ताया ने बेइंसाफ़ी की थी। उनकी जायदाद हड़प करके उनको एक गरीब किसान से ब्याह दिया था, मगर कुदरत ने अब उनके साथ इंसाफ किया। वो ये सुनकर हैरान रह गई। इंसान का जहन, इंसान का दिलो दिमाग कतन नाकाबिल फ़हम है। उन्होंने कहा था, देखो, मैंने मुद्दतों पहले मुत्तहदा बंगाल में जूतियाँ चटकाई, जेल काटे, फिर मगरबी बंगाल में, फिर जब वहाँ और यहाँ चांस मिला मैं उसे दोनों हाथों से कबूल ना करता। शाम नासरा ने कहा था, फुरकान भूखी पीढ़ी का शायर बनने जा रहा था, अब वो इस पेट भरी पीढ़ी का लीडर होगा। खाना निहायत लजीज था। क्लब के चीफ शेफ ने बेहतरीन फ्रांसीसी डिशें तैयार की थी। दीपाली ने दोबारा सोचा, इस जश्न यास्मीन बिलमॉन्ट पर कितना बेतहाशा रुपया खर्च किया गया होगा, जबकि खुद यास्मीन ने बरसों दर दर की ठोकरें खाई और कारखानों में मजदूरी की। स्याह चांद पर पहाड़ी की चोटी से टकरा कर पाश हो गया। यास्मीन, तुम केतकी का फूल थी जिसने सांपों को अपनी ओर खींचा। जिंदगी के सांप तुम्हें डस गए। उसके करीब एक ग्रुप पाकिस्तान और बांग्लादेश की सियासत पर तबादला ख्यालात कर रहा था। हमने ये किया, उन्होंने ये किया। अंग्रेज़ या फ्रांसीसी या जर्मन कहते हैं, हमने ये जंग लड़ी, हमने वो फतेह हासिल की, हमने फलां एक्ट पास किया। इन सब कंटेंट की हिस्ट्री में हम कहीं नमूदार नहीं होता। मुग़लों ने ये किया, हिंदुओं ने ये किया। पहले इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हम थे, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हम हैं। अचानक उसने खुद को कहते पाया, अगर जिन्ना साहब ने पाकिस्तान ना बनाया होता तो आज बांग्लादेश भी ना होता। फिर वो खामोश हो गई और वो सोचने लगी, मदर इंडिया का तस्वुर भी बाकी हिंदुस्तान के कौम परस्तों को दहशत पसंद बंगालियों ने दिया था, जो तखरीब पसंद काली के रूप में शक्ति की पूजा करते थे और देवी माँ के कदीम द्राविड़ी तस्वुर के परस्तार थे। और उन अव्वलीन दहशत पसंदों में, जिनको अंग्रेज़ों ने टेररिस्ट कहा और हिंदुस्तानियों ने इनकलाबी, काफ़ी एंटी मुस्लिम भी थे। और बंकिम चंद्र का आनंद मठ उनका आदर्श था। और भद्रलोक की सियासत और मुस्लिम अशराफ की सियासत के क्रॉस करंट्स ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान की सियासत ने बांग्लादेश। और इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ लीडरों की शख्सियतों और किरदारों और मिजाजों और आमाल व अफ़ाल के क्रॉस करंट्स के असर से अफराद की और कौमों की ज़िंदगियाँ बनती और बिगड़ती हैं। वो झुंझला कर सामने देखने लगी, जहाँ ऑर्केस्ट्रा बज रहा था और फ्लोर पर रेहानुद्दीन अहमद का कैम्ब्रिज पलट बेटा फुरकान बरतानवी सफारत खाने की एक लड़की के साथ मसरूफ़ रक़्स था। उस लड़के की ताज़ा तरीन ज़हनी तरबियत जदीद असरी मगरिब की नौजवान नस्ल के ज़हनी रवैयों ने की थी।
वो बरतानिया और फ्रांस के न्यू लेफ्ट और तारिक अली के दौर के बाद की प्रोडक्ट था। क्या इस अमन परस्त इंटेलेक्चुअल फुरकान अहमद को मालूम है कि एक ज़माने में इनकलाबी नज़में लिखने की सज़ा काला पानी थी? क्या हम पर तारीख के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? मेरे चचा दिनेश चंद्र सरकार फांसी के तख्ते पर क्यों लटक गए? उनका नाम अब किसे याद है? या अशफाकुल्ला का? और इस बागी नासिरा नजमुस शहर का क्या होगा? क्या बहुत जल्द वो खुद भी अपने मौजूदा ख्यालात को तर्क नहीं कर देगी? क्या किसी ऐसे रवैये के बैकलैश के तौर पर कोई नया रवैया नमूदार नहीं होगा? नासिरा कब तक बागी रह पाएगी जब इनकलाबी मुसलसल एक दूसरे को रिविजनिस्ट कह रहे हैं, जब खुद इनकलाबी एतताल पसंदों को इंतहा पसंद एक इस्टेब्लिशमेंट पुकारना शुरू कर देते हैं, और जब लीडरों के ज़ाती किरदारों और उन तासुबात, कमज़ोरियों और उनके मिजाजों और आसाबी कैफियतों का असर उनकी रहबरी पर पड़ता है। पायलट जो मुसाफिर बरदार तैयारा उड़ाता है, उसकी सेहत और आसाब का बराबर मुआयना किया जाता है, मगर लीडर की जहनी और आसाबी सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने क्या किया? अब ऐसा लगता है कि हम लोग हिचहाइकर थे, रास्ते के किनारे खड़े अंगूठे दिखा रहे थे। एक कार रुकी, उसने लिफ्ट दी और लिफ्ट देकर मॉस्को पहुंचा दिया। दूसरी कार रुकी, उसने वॉशिंगटन। कुछ लोग ऊंट पर बैठकर मक्का मदीना वापस चले गए, कुछ बैलगाड़ी पर बैठकर बनारस। मेरे लिए जो कार रुकी वो ज़रा आगे जाकर ही फेल हो गई। बंगाल की वैष्णव मत में हर मर्द कृष्ण और हर औरत राधा की तस्वीर है। वो उसको ये बात मालूम नहीं तो क्या रेहान कृष्ण था और मैं राधा? लड़कपन में मैं यही समझा करती थी, अभी गर्मियाँ आएंगी और यहाँ मेरे इस प्यारे हसीन देश में कदम के दिल की शक्ल वाले पत्तों में जर्द फूल खिलेंगे, लाख के पेड़ फूलों से लद जाएंगे, सुल्ताना चंपा महकेगी, बरसात आएगी, सागवान के सफ़ेद फूल। मुझे मिस्टर रेहानुद्दीन ने बताया कि बरतानवी राज के ख़िलाफ़ मुझे मिस्टर रेहानुद्दीन अहमद ने बताया कि बरतानवी राज के ख़िलाफ़ बंगाल की अंडरग्राउंड इनकलाबी तहरीक में शामिल रह चुकी हैं। एक सहाफ़ी ने करीब आकर बैठते हुए उसका सिलसिला ख़यालात तोड़ दिया। कल सुबह मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ तस्वीरों के साथ? हरगिज़ नहीं, चले जाइए मेरे पास से। उसने तकरीबन चिल्लाकर दुरुस्ती से जवाब दिया। लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। आई एम सॉरी मिसेस सेन, सहाफ़ी ने नरमी से कहा और वहाँ से टल गया। अजीब बदमिजाज बुढ़िया है, उसने बाहर जाकर अपने साथियों से कहा। अब गुलपोश डायस पर तकरीरें शुरू हो चुकी थीं। मादाम यास्मीन बिलमोंट मरहूमा को खराज अक़ीदत उनका मौजू था। उनके फ़न की अज़मत पर रोशनी डाली जा रही थी। अभी उससे भी तकरीर करने के लिए कहा जाएगा। आखिर इसी मकसद के लिए उसे इतनी दूर वेस्ट इंडीज़ से मदऊ किया गया। अजीब बात थी, उससे इतने दिनों में आज तक किसी ने गाने के लिए नहीं कहा था। शायद लोग यहाँ कब के भूल चुके थे कि वो अब्बास उद्दीन अहमद की शागिर्द थी। एक ज़माने में उसके रिकॉर्ड घर घर बजते थे कि वो ऑल इंडिया रेडियो ढाका से गाती थी, जो रेडियो पाकिस्तान ढाका बना और अब रेडियो बांग्लादेश। आवाज़ की लहरें
रेहान तक ने यादगार कमेटी वालों से नहीं कहा था कि वो तकरीबात में किसी रोज़ उससे गाने का प्रोग्राम रखवा दें। हर तरफ अजीब कन्फ्यूजन था। रेहान अब हाई फाइनेंस की माफ़ कीजिएगा रेहान अब हाई फाइनेंस की दुनिया में खोए हुए थे, नाकाबिल यकीन। वो हॉल के एक कोने के नशिस्त पर जाकर बैठ गई। अब एक और नौजवान उसकी तरफ आया, झुककर कहा, हमको मालूम हुआ है कि आपके पास मादाम यास्मीन बिलमोंट की डायरी है, क्या आप उसे हमें इनायत करेंगी? हम उसे बड़े शानदार तरीके से किताबी सूरत में छपवाएंगे। वो एक अदबी शाहकार होगी। दीपाली का चेहरा तैश से सुर्ख हो गया। उसने जहरीली नज़रों से नौजवान को घूरा और उठकर खड़ी हो गई। उसे कोई जवाब ना दिया और तेज़ तेज़ चलती ऐवान नशिस्त से बाहर निकल आई और बाहर बरामदे के आखिरी दर में जाकर खड़ी हो गई। सामने जामुन के दरख्तों पर पूनम का चांद निकल आया था। वो चांद भी बहुत पशेमान मालूम होता था, जिस तरह वो पशेमान थी। और अंदर से दिली दिल में रेहान नादिम था और यास्मीन तो इतनी पछताई थी कि उस दुनिया से ही भाग निकली थी। दर के नज़दीक बिछी छोटी मेज़ पर एक सफ़ेद फाम नौजवान तन्हा बैठा डिनर का खा रहा था। एक खातून को खड़ा देखकर मगरबी तहजीब के मुताबिक ताज़ीमन वो भी खड़ा हो गया। अंदर इतना हुजूम है कि मैं बाहर घबरा कर आ गई, दीपाली ने खोखली आवाज़ में कहा। इस उम्र में इंसान ज़्यादा भीड़ भड़क का बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत दूर से आई हूँ, वेस्ट इंडीज़ से। यहाँ बैठ जाऊँ? श्योर मैम। वो मुकाबिल की कुर्सी पर बैठ गई। मैं क्रिस्टोफर टैगरेट हूँ, यहाँ सैर के लिए आया हूँ। इस वक्त अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अब तक नहीं आया। लीजिए, वो आ रहा है। एक और सफ़ेद फार्म सुनहरे बालों वाला नौजवान लंबे लंबे डग भरता आकर मेज़ के करीब खड़ा हो गया। रिचर्ड बार्लो, मिसेस सेन, हाउ डू यू डू? हेलो मिसेस सेन। मिसेस सेन ने कान खड़े किए। ये वाकई बहुत मुख्तसर दुनिया है। मैं तुम्हारे वालिद को जानती हूँ और तुम्हारे भतीजे से चंद रोज़ पहले एथेंस के रास्ते में मिली थी। तुम्हारा सौतेला भतीजा स्वामी आत्मानंद शंकर प्रेमी। ओ, आत्मानंद, क्रेजी गाय। डिक बार्लो ने शफकत से मुस्कुराकर सर हिलाया। वो अगले महीने ऋषिकेश में तुम्हारा इंतज़ार करेगा, मिसेस सेन ने कहा। डिक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। वो 28 साल की उम्र में कामयाब इंटीरियर डेकोरेटर बन चुका था, मगर ज़िंदगी से मुतमईन ना था। उसके दोस्त क्रिस्टोफर ने उसके लिए बेरे को डिनर का ऑर्डर दिया। डिक ने कहा, आर्थर कोयलर ने कहीं पर लिखा है कि इत्तेफाकात का सिलसिला अकल चकरा देता है। यही देखिए मिसेस सेन, आपकी मेरे भतीजे से और मुझसे मुलाकात। सारी ज़िंदगी इत्तेफाकात का एक तवील सिलसिला है। दूसरे अंग्रेज़ नौजवान क्रिस्टोफर टैगरेट ने, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन मालूम ना होता था, फ़लसफ़ियाना अंदाज में इजहार ख़याल किया। बेरे ने मछली की डिश लाकर रिचर्ड बार्लो के सामने रखी। मांस ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं सब्ज़ी खोर बन चुका हूँ, मेरे लिए सलाद लाओ या मछली। उसने दीपाली को मुखातिब किया। क्या मालूम मेरी मरहुमा फूफी मिस एलिस बार्लो मछली रही होंगी। वो गारो हिल्स में मिशनरी थीं और उनकी भी फूफियाँ, मेरी ग्रेट ग्रेट आंट मिशनरी मेबल बार्लो सीतापुर में हैजे से मरी और मिस माधु बार्लो चीन में मिशन चलाती थी। उनको बक्सर बगावत के दौरान चीनियों ने मार डाला। आंट एलिस को गारो हिल्स में कम्युनिस्ट कबायलियों ने कत्ल कर दिया। तीनों अपने ख्याल में शहीद हुई। इस वक्त रुपहले पर
उगाए नूर के हाले पहने यीशु मसीह के सामने क्वायर गा रही होंगी। मेथोडियस हमद, देयर इज अ हैप्पी लैंड फार फार अवे वेयर द सेंट्स इन ग्लोरी स्टैंड ब्राइट ब्राइट एज द डे। वो गुनगुनाने लगा। वो मुतवातिर शराब पी रहा था, उसका अलकालू चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। डिक ने दोहराया, क्या पता इस प्लेट में आंट एलिस बार्लो तली हुई रखी हो, या ग्रेट आंट मेबल उनको सिजलर पर तला गया हो। चुन 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 हम सब सिजलर पर तले जा रहे हैं। आप भी, मैं भी, हम सब। अगर मेरे बंगाल सिविलियन इंपीरियलिस्ट बार्लो बुजुर्गों और नामवर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सर एडवर्ड बार्लो और मेरे चचा विंग कमांडर रिचर्ड बार्लो को, जिनके इसमें गिरामी पर मेरा नाम रिचर्ड एडवर्ड बार्लो रखा गया है, मालूम हो जाए और मेरे ख़ानदान की इन नामवर मरहुमा मिशनरी ख़वातीन मटिल्डा, मेबल, मॉड, एलिस को मालूम हो जाए कि चार्ल्स बार्लो ICS का एक पोता हिंदू स्वामी बन गया और जेम्स बार्लो का एक पोता, चार्ल्स बार्लो का एक बेटा गे, तो उनकी कब्रों के अंदर भूचाल आ जाएगा। मिसेस सेन, आप अब भी बहुत दिलकश हैं। हम 9 जनरेशन वाले साफ गो लोग हैं। रियाकारी आप लोगों का और आपके पुरखों का मसलक था। मेरे बार्लो बुजुर्ग और उनके साथी जब मेरी इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में पढ़ते थे, वो भी ये हुआ करते थे, मगर ऑस्कर वाइल्ड को परसिक्यूट करते थे। लेडी चैटरलीज लवर ममनू थी, मगर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन वही सब करती थीं। आप बहुत जाज़िब नज़र खातून हैं। B1, मैं B1 हूँ, क्या आप महज हेट्रो हैं? मुझे अफसोस है कि मैंने आपको सदमा पहुँचाया। आप गालिबन एक क्लोजेट केस हैं। वो जल्दी से उठकर तेज़ तेज़ कदम रखती वापस क्लब के अंदर चली गई। ये थी आज की किस्त। कल की किस्त इस नावल की आखिरी किस्त होगी। बहुत तवील नावल था। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग सुनेंगे। मेरा काम था सुनाना, डॉक्यूमेंट करना, वो मैंने किया। कल फिर आऊँगा, आपको इस नावल की आखिरी किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।